हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मेघा भूरिया। हम यूजीसी नेट कॉमर्स के दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज कर रहे थे। आज हम करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पीवाईक्यूज। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उस एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से आपके एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो बिना किसी डिले के चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज शुरू करते हैं। फर्स्ट है, which of the following types of audit report is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework? जब लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, तब कौन सी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है? ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसमें सारी अच्छी रिपोर्ट कौन सी है? वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार की गई है। तो फर्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट विद एन emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ, सेकंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, थर्ड है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, फोर है अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? क्लीन रिपोर्ट कौन सी होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं होगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं होगी, इसका उल्टा होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट कहलाती है। क्लीन रिपोर्ट यानी सबसे अच्छी रिपोर्ट कौन सी कहलाएगी? फोर। इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ इसका आंसर रहेगा। सबसे अच्छी रिपोर्ट जो ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा वो कौन सी रिपोर्ट होती है? फोर्थ। बाकी को और हम समझते हैं आगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्लीन रिपोर्ट, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर वैल्यू, यानी कि जो भी हमारे कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह है, जो भी सब सब क्या है? ट्रू एंड फेयर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन। सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट, यानी कि कुछ जो मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट जो चीज इंपॉर्टेंट थी उनमें मिस्टेक्स हैं, बट दे आर नॉट परवेसिव। बट वे हर जगह अवेलेबल नहीं है। परवेसिव यानी हर जगह मौजूद होना। तो यानी कि इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स तो है लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं है। तो उसको उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट। और इसी का उल्टा एक और होता है एडवर्स ओपिनियन। उसमें क्या होता है? बस उसमें क्या हो जाता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट तो होती हैं, इंपॉर्टेंट मिस्टेक अवेलेबल होती है, बट दे आर परवेसिव। वो जो भी मिस्टेक्स होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो वो कौन सी रिपोर्ट हो जाती है? एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट हो जाती है ना। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट तो कौन सी होती है? जिसमें इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं लेकिन हर जगह नहीं है, बस कहीं 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 है, ज्यादा जगह ज्यादा नहीं है। ठीक है। एडवर्स रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, वो एवरी जगह दे रखी है, परवेसिव है। ये अब नेक्स्ट है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये तो सबसे बेकार है। ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस सो नॉट ओपिनियन इज एक्सप्रेस। ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, तो उसने क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहलाएगा। ठीक है। emphasis of matter used to draw attention to important matter but the opinion remain unmodified। इसमें क्या होता है? अटेंशन दिलाता है, क्लीन तो है बट ध्यान देना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट अटेंशन देता है वो कि आपको ध्यान देना। जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको अगर वो हार गया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो यानी कि पहले ही वो उसको अटेंशन दे रहा है कि, है ना। तो इसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन तो कहलाएगा ट्रू एंड फेयर रिव्यू। और सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है जब बट सभी जगह नहीं है, तो वो कौन सी? क्वालिफाइड प्रॉब्लम तो है, और जो सभी जगह पर है वो कौन सी हो जाएगी? एडवर्स रिपोर्ट हो जाएगी, एडवर्स ओपिनियन। फिर है कांट ऑडिट, ऑडिट नहीं कर सकता की जाएगी इसकी, तो वो कौन सी होगी? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट मैटर को, वो कौन सी होती है? एम्फेसिस ऑफ मैटर्स। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ए बी सी एक फर्म में लाभ हानि प्रॉफिट एंड शेयर लॉस शेयर करते हैं, किस अनुपात में? 4:3:2 के अनुपात में। ए की मृत्यु हो जाती है कब? सितंबर 2025 में। At that time, the capitals of B and C after all the adjustment were 3,56,000 and 2,44,000 respectively.
बी और सी डिसाइड करते हैं एडजस्ट दियर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। द न्यू कैपिटल ऑफ बी इज, बी की नई पूंजी क्या होगी। बी और सी ने, इनकी पूंजी दे रखी है समायोजन के बाद की 3,56,000, 2,44,000, और बी और सी चालू खाते को खोलकर नए भाजन अनुपात के अनुसार पूंजी समायोजित करने का निर्णय लेते हैं। तो आपको बी की नई पूंजी बतानी है, बी की नई पूंजी बतानी है आपको कितनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, रिटायरमेंट और डेथ के बाद जो उनका कुछ भी, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, कोई कौन सा गेनिंग रेशो है क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, तो साइलेंट होता है। तो वो जो उनका पुराना अनुपात ही होता है ना, वही बात का नया अनुपात भी वही होता है, जब हमें कोई डिटेल नहीं दे रखी। तो इनका बी और सी का अनुपात, नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आंसर को। तो इनका ओल्ड रेशो तो कितना है, 4:3:2। ए की मृत्यु हो जाती है तो बाद में बी और सी का कितना रह जाएगा, 3:2 रह जाएगा। बी की कैपिटल कितनी दे रखी है, 3,56,000, सी की दे रखी है 2,40,000। दोनों की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख। अभी दोबारा से लाभ हानि खाता समायोजन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पूंजी अपनी कैपिटल को समायोजित करते हैं। तो उसकी बी की कैलकुलेट कर लेंगे, 6 लाख का 3/5, 3:2 में डिवाइड होगी। तो इसका कितनी हो जाएगी बी की न्यू कैपिटल, 3,60,000। और अगर हमें ए की निकालनी होगी तो कितनी आएगी, 2,40,000। ठीक है, अगर ए की पूछे तो 2,40,000, बी की पूछे तो 3,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, क्या बताना है अपने को, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बतानी, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो विलय की प्रकृति वाले समामेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर टेकन over by the transferee company. Second, shareholders of the transfer company need not become negative sentence पहले ही underline कर लेते हैं। Shareholders of the transfer company need not become equity shareholders of the transferee company. Third है, payments of purchase consideration is made in cash only for fractional shares if any. Fourth है, the business of the transfer company is intended to be carried on after amalgamation by the transferee company. तो इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट क्या दे रखी है, ऑल एसेट्स, और सभी जो ट्रांसफर कंपनी के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर किए जाने चाहिए। सही है, फर्स्ट कंडीशन यही होती है। मर्जर की कितनी कंडीशन होती है, 5 कंडीशन होती है। फर्स्ट उसमें से कौन सी होती है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेक ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। सेकंड है, ये सही है, फर्स्ट सही है अपना, फर्स्ट राइट है, गलत नहीं है। सेकंड है, शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी नीड नॉट बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, ट्रांसफर कंपनी के 90% इक्विटी शेयर ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो गया अपना। शेयर होल्डर्स ही तो ट्रांसफर करेगा, जो परचेस कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर्स में ही होंगे, ना कि कैश में नहीं होंगे। ठीक है, पेमेंट्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज मेड इन कैश ओनली फॉर फ्रैक्शन शेयर्स इफ एनी, यानी कि जो, जैसे मान लो कि कितना इसमें शेयर कितना बन रहा है, 100.2 बन रहा है, तो जो 100 तो शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, दे देंगे, और जो फ्रैक्शन शेयर्स बच रहा है 2, वो उनको कैश में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कैश में पे करना पड़ेगा। तो थर्ड भी सही है। फोर्थ है, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। समामेलन के बाद ट्रांसफर कंपनी का व्यवसाय ट्रांसफरी कंपनी को जारी रखा जाता है, कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, कंटिन्यू करना ही चाहिए। तो 5 कंडीशन, 3 कंडीशन तो इसमें हाँ 3 कंडीशन तो इसमें यही हो गई। पहली तो कौन सी है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए ट्रांसफरी कंपनी को। सेकंड है, ट्रांसफर कंपनी के 90% इक्विटी शेयर ट्रांसफर होनी चाहिए ट्रांसफरी कंपनी को, और जो भी फ्रैक्शन शेयर होंगे वो उसको कैश में लेके आएंगे, देंगे।
कंपनसेशन शेयर उसमें करेंगे कैश में, और बाकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो पूरा इक्विटी शेयर्स में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कौन सी रह गई, सारी हो गई ना। हाँ, एक और रह गई, ट्रांसफर कंपनी की जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको बुक वैल्यू पे उनकी बुक वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करेंगे, जैसी जो बुक वैल्यू है वैसे की वैसे ही लिखेंगे, एक्सेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अलाइनमेंट करनी है तो ही थोड़ा उसमें चेंजेस आएगा, अदरवाइज जो भी उसकी बुक वैल्यू रहेगी ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज की सेम ही ट्रांसफरी कंपनी के पास आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। कंडीशंस इसमें दे रखी है, नेचर कंडीशन ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एएस कौन सा है 14 है और इंड एएस कौन सा है 103। इसमें भी कितनी दे रखी है, 4 ही दे रखी है, सेम ये हो ही गया, अपन ने कर ही लिया है, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the break-even point expressed in amount of sales in rupees of X Limited having a selling price 20 rupees per unit, variable cost 14 rupees per unit and fixed cost 7,92,000 is। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीपी कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, किसमें करना है, इन रुपीज, सेल्स यूनिट में नहीं करना है, उसमें करना है रुपीज में। तो सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 20 रुपए, और कोस्ट वेरिएबल कोस्ट कितनी दे रखी है 14। इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 6। कंट्रीब्यूशन से हम क्या निकाल सकते हैं, पीवी रेशो, क्योंकि फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, क्योंकि अपने को किस में निकालना है, रुपीज में निकालना है। अगर हम यूनिट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। एक बार हम इससे भी निकाल लेते हैं, कितना दे रखा है 7,92,000 अपॉन 6। तो ये इससे तो क्या किस में आएगा, यूनिट में आंसर आएगा। ठीक है, और जब रुपी में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशो के लिए क्या, रुक जा भाई रुक जा, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेलिंग प्राइस 20 दे रखी है, इनटू, अरे भाई क्या हो रहा है, इसको अपन आंसर में देख लेते हैं आगे। ठीक है, आंसर है इसका, तो कंट्रीब्यूशन निकाला अपना 6, पीवी रेशो है 6 अपॉन 20 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, पीवी रेशो 30 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बीपी इन सेल्स निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 7,92,000 अपॉन 30%, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल बीपी इन सेल्स कितना आ जाएगा 26,40,000, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। 1,32,000 मत करना, क्योंकि वो यूनिट में है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अपन ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 1,32,000 आ गया, अपन इसको राइट कराए, बल्कि ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछा है, इन रुपीज पूछा है कि यूनिट पूछा है। दोनों आंसर दिए हुए हैं अपने को, यूनिट का भी आंसर दे रखा है रुपीज का भी, लेकिन अपने को कौन सा करना है, इन रुपीज वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग इन द करेक्ट sequence in which they are computed for determining net cash from operating activities as per AS third revised। AS संशोधित वाले के अनुसार करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है आपको नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बी है कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, डी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो फर्स्ट तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के बाद ऐड करेंगे एडजस्टमेंट, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग
आइटम्स को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसमें एडजस्टमेंट में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है और अमोर्टाइजेशन, ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट एडजस्टमेंट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के पहले, यानी कि इसके बाद क्या करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये ध्यान रखना, ऐड किसको करना है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। लेस किसको करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को। इनको करने के बाद क्या, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स पेड, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग वो सॉरी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यानी टैक्स पे करने के बाद क्या आ जाएगा, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पहले की कैश फ्लो आ जाएगी। तो अपना यही क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसका आंसर डी आएगा। लेकिन इसके आगे का प्रोसेस और है, इसके आगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को और लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। फर्स्ट तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर थर्ड आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फोर्थ आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम एक बार चार्ट के थ्रू और देख लेते हैं। इसको ये दे रखा है मैंने इसमें। फर्स्ट तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 में हम ऐड करेंगे और डिडक्ट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश क्या क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रोविजंस अगर एडजस्टमेंट हो तो, ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट हो तो, और लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं तो ही हम लेस करेंगे किस किस को, इंटरेस्ट को और रेंट को। फिर ऐड क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस को, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे जो भी लॉस है उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल की चेंजेस का एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें क्या बताया, करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करेंगे और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे। एग्जांपल दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करेंगे और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे। तो इसको एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से हम टैक्स पेड करेंगे तो क्या आएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर स्टेप 5 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश इनफ्लो, कैश इनकम को ऐड कर देंगे और कैश आउटफ्लो यानी कैश एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा फाइनल हमारा आंसर। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, कैश फ्लो फॉर्म, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से। समझ में आया, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, असेसन रीजन का क्वेश्चन है। असेसन तो है, मिनॉरिटी इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ए सब्सिडियरी attributable टू इंटरेस्ट हिल्ड बाय आउटसाइडर। रीजन क्या है, मिनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर। आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट तो मिनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, मिनॉरिटी इंटरेस्ट होता है जो ट्रांसफर कंपनी है ना, जो 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 एक्वायर, जो ट्रांसफर कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी जिसको अक्वायर किया जाता है, और ट्रांसफरी कंपनी जो अक्वायर कर रही है। तो ट्रांसफरी कंपनी यानी पेरेंट कंपनी के पास अपनी सब्सिडरी कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी के नेट एसेट्स का 80% हिस्सा रखते हैं। तो 80% हिस्सा रखते हैं, जो कौन रखते हैं, पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी का 80% हिस्सा रखती है। जो बाकी जो रिमेनिंग बच गया 20%, वो क्या कहलाएगा, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। वो किसके पास होता है, अदर लोगों के पास होता है, आउटर के पास होता है। तो इसका मतलब ये सही है, सही बोल रहा है ये, इंटरेस्ट हिल्ड बाय आउटसाइडर, तो ये सही है। तो ए तो इसका सही आ जाएगा। रीजन क्या कहना है,
कह रहा है कि मिनोरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर। मिनोरिटी इंटरेस्ट जो इनका नहीं है, जो आउटसाइडर का है, उसको हम बैलेंस शीट में पेरेंट कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स में दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? उसको अपने शेयर्स को दिखाएगी ना, जितना उसके पास है 80% है, वो 80% को ही तो दिखाएगी। जो 20% मिनोरिटी इंटरेस्ट है वो उसको क्यों दिखाएगी? ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये रीजन गलत दे रखा है। सी इसका राइट आंसर होगा। पेरेंट कंपनी सिर्फ अपने ही पार्ट को इक्विटी में दिखाएगी, दूसरे जो 20% जो इसका पार्ट ही नहीं है, रिमेनिंग 20% जो पेरेंट कंपनी का पार्ट ही नहीं है, वो क्यों दिखाएगी इसमें? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए इज करेक्ट बट आर रीजन इज नॉट करेक्ट। 7 मैच करना है आपको। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। B है expenses should be recognized in the period in which of the associate revenue is recognized. C है assets are not so at their current realizable value. D internally generated goodwill is not recorded in the books of account. तो फर्स्ट वाला है मेकिंग प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स, प्रोविजन बनाना है ना। तो ये किस में है? कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंस अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को हम फोर्थ से मैच कर लेंगे, तो डी सेकेंड और थर्ड में से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट को तो हमने किससे मैच कर लिया? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट से। और इसका एक रूल्स और भी ये भी है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाएंगे तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एनआरवी एमआरवी और कोर्ट से जो भी विचेज लेस होगा उस पर शो करते हैं, हम लो पर शो करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, तो फर्स्ट को फोर्थ से बी है एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द एसोसिएटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। अब जो भी खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे हैं उनको अपने रिवेन्यू के हिसाब से दिखाना होता है। खर्चों को अपने रिवेन्यू के अकॉर्डिंग दिखाना होता है। जैसे इस साल आपने कोई एक्सपेंसेस किए, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा 2 साल बाद, तो जो जब रिवेन्यू आएगा ना तभी हम उस खर्चों को दिखाएंगे, उसी के साथ बैलेंस करके दिखाएंगे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? सी मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये सेकंड बी को थर्ड से मैच कर देंगे। सी है एसेट्स आर नॉट सोन एट देयर करंट रिलाइजेबल वैल्यू। एसेट्स को किस पे शो करते हैं हम? कॉस्ट वैल्यू पे। क्यों कॉस्ट पे क्यों करते हैं? कॉस्ट पे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। रिलाइजेबल वैल्यू का रिलाइजेशन वैल्यू पर कब करते हैं? जब लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेट करते हैं, जब करते हैं एसेट्स को शो वसूली मूल्य पर, तो पहले थोड़ी करते हैं। तो ये कौन सा आ जाएगा इसमें? मैच गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा। फोर्थ है इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फोर्थ है जो हमारी गुडविल है, उस इंटरनली गुडविल है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सही है, इसको किससे मैच कर देंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। इसका क्या है? गुडविल को कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी गुडविल आती है? खरीदी हुई गुडविल, जिसपे कॉस्ट लगी हुई हो, कॉस्ट हमने पे करी हो, एक्चुअली में हमने पे करी हो, वो गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसे मान लो कि एक्स और वाई दो कंपनी है, एक्स वाई कंपनी को अक्वायर करना चाहती है। ठीक है, तो वाई कंपनी के एसेट्स कितने हैं? 10 लाख, और उसकी लाइबिलिटीज है 6 लाख उसकी लाइबिलिटीज मान लो। ठीक है, तो अपने पास नेट एसेट्स कितना बचा? 4 लाख। तो यानी कि जो एक्स कंपनी है वो वाई कंपनी को कितने पे करेगी? 4 लाख, लेकिन नहीं 5 लाख पे कर रही है, वो उसको कितने पे कर रही है? 5 लाख, लेकिन नेट एसेट्स तो उसकी कितनी आ रही है? 4 लाख। तो जो 1 लाख का जो है गैप आ रहा है, वो वही क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। ठीक है, तो ये गुडविल को हम शो करेंगे, कॉस्ट वाली को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता है। तो कौन से कॉन्सेप्ट आ जाएगा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्ड इन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है, मार्केट वैल्यू के चेंज होने से बुक वैल्यू पर चेंज नहीं होगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्ड इन उसमें बैलेंस शीट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू ही चलेगा। एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू, यानी रिलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? कॉस्ट वैल्यू पर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज बिकॉज द बिजनेस विल कंटिन्यू। ठीक है,
फिर नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो रहे हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिलेटेड रेवेन्यू से मैच होने चाहिए। हेल्थ क्या होती है, इससे करेक्ट प्रॉफिट निकाला जाता है, करेक्ट प्रॉफिट मिलता है, निकलता है। कंजर्वेटिव अप्रोच यानी प्रूडेंस अप्रोच, एंटिसिपेट लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट, यानी कि आपको लॉसेस की तो पहले प्रोविजन बना लेनी है, लेकिन पहले ये नहीं माना कि हमें इतना प्रॉफिट होएगा, उसके लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं बनेगी। तो हमें अपने लॉस एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखनी है। और क्लोजिंग स्टॉक, एक मैंने ये भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक को हम किस में करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी हमारे विच एवर इज लो होगी उस पर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, इनकरेक्ट। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी अंडर एनी लॉ, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी एनी लॉ, प्रबंध लेखा परीक्षा में किसी भी कानून के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है, क्या ये सही है, ये सही है, अनिवार्य नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया है, वॉलेंट्री है, ठीक है। वाउचिंग इन कंसर्न ओनली विद आइटम द बैलेंस शीट, वाउचिंग की केवल बैलेंस शीट की मदद संबंधित है, गलत है। वाउचिंग क्या है, अपनी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उसको वेरीफाई करता है, किससे, वाउचर से, कोई बिल से वाउचर करना है ना, तो गिना की ये बैलेंस शीट की आइटम है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया बी। वाउचर का मतलब, वाउचिंग करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना, किससे, बिल से, वाउचर से, कोई जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको किसी ना किसी से मैच तो करेंगे ना, तो उसको वाउचिंग कहते हैं। थर्ड है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेड पोस्ट ऑडिट मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज, कुछ कंपनियों के लिए, कंपनी सेक्शन 148 में कंपनीज एक्ट 2013 में पोस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी है, सही है। कौन कौन सी कंपनीज होगी वो, फार्मा कंपनी होगी, सीमेंट कंपनी, फार्मा कंपनी, पावर कंपनी, इन कंपनियों के लिए क्या है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कॉस्ट ऑडिट करवाना, इनको करवाना ही करवानी है, सभी के लिए अलाउ नहीं है, सभी के लिए वॉलेंट्री है, लेकिन इन कंपनियों के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। फोर्थ ऑप्शन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज टू सेटिस्फाई द ऑडिटर रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, possession, completeness, valuation and disclosure of items mentioned in the balance sheet। वाउचिंग का क्या, वाउचिंग का ये मतलब होता है कि वो आपकी एसेट्स की एग्जिस्टेंस देखती है, ऑनरशिप देखती है, पोजीशन देखती है, नहीं, वाउचिंग तो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती है, और ये काम किसका है, ऑडिटर का है, ये काम कौन करेगा, ऑडिट 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 बताएगी ये तो बी भी गलत हो गया, ठीक है। लास्ट है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर मैनी एंटिटीज एस्टेब्लिश अंडर रेस्पेक्टिव एक्ट, सही है ये भी। स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित अनेक संस्थाओं के लिए अनिवार्य की गई है, सही है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, अगर सही पूछता तो ए सी डी ही हो जाता, करेक्ट पूछ रहा है तो बी और डी आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट पूछता तो ए सी ई आता, और क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बी और डी, देखो ए सी ई भी है इसमें ऑप्शन में, तो हम गलत कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9, मैच करना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, IS 7 किसका है, IS 24, इंड AS 36, इंड AS 110 किसका है, 7 तो है स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो का, और 110 ये हमेशा पूछा ही जाता है, ये किसका है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 36 इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इंड 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इनका कोई वो नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ, सेकंड, वन, थर्ड, सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है, ठीक है। तो इसमें सारे IFRS और IAS मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, इंड AS पहले IAS पूछा करता था एग्जाम में, अब इंड AS पूछता है और IFRS पूछता है, और नेट एग्जाम में जो जो मतलब बार बार पूछे गए, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ लगा दिए, देखो, सेकंड इन्वेंट्री का, कैश इनफ्लो का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का 19 है, फॉरेन एक्सचेंज का 21 है, 24 का था पूछा ही था, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और EPS का 33, इम्पेयरमेंट्स ऑफ एसेट्स अभी पूछा था, 36 है ना इसका, 37 है, प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज, 38 इंटेंजिबल एसेट्स का है, और IFRS में से पूछा गया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। नेक्स्ट है 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
115 रिवेन्यू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का है, और 16 है लीजेस का। तो ये बार बार पूछे गए हैं इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाकी ये लाइन से दे रखे हैं इसमें ना, आप इनको याद कर सकते हैं, कोई भी बीच में से पूछ लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूइंग अप्रोच दे रखी है और प्रोपाउंडर्स के नेम दे रखे हैं, तो आपको इनको मैच करना है कौन सी अप्रोच किसने दी थी। ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही पूछता है कि किसने क्यों कौन सी अप्रोच दी है ना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच किसने दी थी, ब्रूमेट फ्लेम पाइल ने दी थी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किसने दी है, हैकीमैन एंड जोन्स ने। और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच डेविड वॉटसन ने दी है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल किसने दिया, लेव सचवर्ड्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सी अप्रोच किसने दी है। बार बार सेम ही क्वेश्चन ऐसे कैसी कॉपी पेस्ट होके आता है। तो इसको इसका भी मैंने चार्ट लगा रखा है, देखो। हिस्टोरिकल अप्रोच किसने दी है, ब्रूमेट फ्लेमोट पाइल ने। कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज है कंपनी में, जो भी एम्प्लॉयज है उनको एज इट एक एसेट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, एसेट्स माना जाता है। ऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द एम्प्लॉयज आर कैपिटलाइज, जो भी इन पर कौन कौन सी एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, उसके रिक्वायरमेंट पे भी लगती है, सिलेक्शन पे लगती है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो सारी कॉस्ट मिला के जो वो उसकी क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इनकर्ड, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, अदर रिलेटेड कॉस्ट। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी इसके लिए। जरूरी नहीं है बैलेंस शीट में दिखाएं, पर ना। इसके एडवांटेज क्या क्या है, सिंपल और इजी है, बेस्ड ऑन एक्चुअल हिस्टोरिक कॉस्ट, इजी है कैलकुलेट करना, यूजफुल है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, जरूरी है। लिमिटेशन है इसकी, डज नॉट मेजर द रियल वैल्यू, या रियल वैल्यू नहीं बताती है किसी भी एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन की। इग्नोर फ्यूचर बेनिफिट, ये इग्नोर करती है फ्यूचर बेनिफिट को, एम्प्लॉय फ्यूचर बेनिफिट को इग्नोर करती है। सेम कॉस्ट में नॉट जनरेट सेम वैल्यू, सेम कॉस्ट सेम वैल्यू जनरेट नहीं करती है, तो इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, हैकीमैन एंड जोन्स। ये क्या बताता है, एम्प्लॉयज आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू इज इक्वल टू द अमाउंट अनदर डिपार्टमेंट इज विलिंग टू पे फॉर द एम्प्लॉयज। जैसे मान लो एक कंपनी में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एक मार्केटिंग का है, एक और दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो वो क्या है, बिड लगाते हैं कि इस व्यक्ति की इतने इतने इतनी वैल्यू, उस व्यक्ति जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है ना। तो बेस्ड ऑन इंटरनल डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय की कितनी डिमांड है, ठीक है, उसकी स्किल पर डिपेंड होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज ऑफ द एम्प्लॉयज। हाईएस्ट इंटरनल बिड लगती है इसमें कि कौन सा मैनेजर उसकी ज्यादा ज्यादा वैल्यू लगाता है उसके ना। नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, किसने दी है, डेविड वॉटसन ने दी है। एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिमिलर ग्रेड, सिमिलर ग्रेड के सिमिलर एक तीन तरह के, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के और लो लेवल के, तीन तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको ग्रुप कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड कोड इज फिक्स कर दिया जाता है, टॉप का, मिडिल का, उसका लो का। HR वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग दीज स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज द ग्रुप इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जैसे मान लो टॉप लेवल एम्प्लॉय की दे दी 10 लाख की उसकी वो दे दी वैल्यू, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे, तो उनकी आ जाएगी। नीचे मिडिल लेवल की उन्होंने दे दी 5 लाख दे दी, और जितने मेंबर होंगे उससे मल्टीपल करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। लोअर लेवल पे और ज्यादा रहते हैं, 50-60 लोअर लेवल के लिए एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो वो उनको उनके हिसाब, उनके अकॉर्डिंग जो उसकी रेट होगी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच ये कहलाती है। यूजफुल होती है बजटिंग एंड प्लानिंग करने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यूजफुल होती है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, एडवांटेज है ये। और इसके लिमिटेशन क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफर फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट, नो वेरी वेरी एक्यूरेट नहीं होती है, डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि सभी एम्प्लॉय डिफरेंस अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, किसी में कुछ स्किल ज्यादा होती है, किसी में कुछ, तो इसलिए सही नहीं मानी जाती। फोर्थ है, सबसे अच्छी वैल्यू इसको माना जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, लेव एंड सचवर्ड्स। एम्प्लॉयज आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, एम्प्लॉय की वैल्यू निकाली जाती है
फ्यूचर वैल्यू आज ही निकाल ली जाती है उसकी, उस एम्प्लॉय की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी उसको आज ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्टेड टू बी पेड ड्यूरिंग रिमेनिंग सर्विस लाइफ और डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट लाइफ, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, मोस्ट साइंटिफिक और वाइडली एक्सपेक्टेड अप्रोच है। कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू को कंसिडर करती है। इंडिकेट रियल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी रियल अर्निंग उसकी एम्प्लॉय की कैपेसिटी की रियल अर्निंग क्या क्या है वो इंडिकेट करती है। ये सबसे अच्छी अप्रोच वाली मानी जाती है, डी वाली। इसके लिमिटेशन क्या है? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट फ्यूचर अर्निंग एक्यूरेटली, इग्नोर फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, इफिशिएंसी, प्रमोशन, रिस्क, इनको इग्नोर करता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, यहाँ अपना ये खत्म होता है, आज के पीवाईक्यूज यही समाप्त होते हैं। कैसा लगा आपको सेशन? अगर आपको ऐसे ही और पीवाईक्यूज चाहते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें और अपने मेरे चैनल बेल आइकन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे HRM के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, बाय बाय।